न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का 73वें गणतंत्र दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़े संयोग की बात है कि आज सवाल जवाब का भी 73वां एपिसोड है और हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी होंगे आपके सवाल और सौदागर के जवाब। आज भी हमने आपके कई सवालों को चुना हुआ है जिसका जवाब इस एपिसोड में देने वाले हैं। यदि आप सभी को प्रयास पसंद आए तो वीडियो को तो लाइक करना ही है। यदि आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियाँ, पुणे शहर से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें और अपने जानने वालों तक भी ये जानकारियाँ आप लोग पहुँचाते रहें। पहला सवाल हमने लिया है बी अश्विन जी का है और इन्होंने पूछा है, वी हैव बुक्ड फ्लैट लास्ट ईयर इन मार्च एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट वाज 31 December 2020. Builder has received possession extension twice during pandemic and last extension ended on 31st 21 and we have still not received possession. Our agreement says possession date June 21. Will builder get additional 6-month extension or we will be compensated for delay? We are already losing money on rental property and EMI have also started. देखिए बी अश्विन जी, अभी तो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है और इसका पोजीशन भी आने वाला था और कई डेवलपर के प्रॉब्लम जो हैं वो जेन्युइन है कि बीच में जो है लेबर शॉर्टेज हुआ, मटेरियल शॉर्टेज भी हुआ क्योंकि पैंडेमिक की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी अफेक्ट हुई थी और उसके साथ साथ लेबर का शॉर्टेज होने की वजह से भी इनको समस्याएं आई थी। और इसके चलते ही इन्हें दो बार, यानी कि एक बार 2020 में और दोबारा 2021 में जो दो बार लॉकडाउन लगा, उसके चलते महारेरा ने दो बार जो है 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया। अब आप कह रहे हैं कि वो जो है 31 दिसंबर को एंड हो गया 21 में। अब आपका जो है ये एक्सटेंशन भी ख़त्म होके अब आप जो है नए साल में आ चुके हैं, जनवरी लगभग बीतने वाला है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब आपको इसका कंपनसेशन बिल्कुल मिलना चाहिए अगर फर्दर डिले हो रहा है तो। लेकिन जो ये एक साल, यानी कि आपके एग्रीमेंट में था जून 21, पर अगर एक साल का एक्सटेंशन मिला है और आप कह रहे हैं वो एक्सटेंशन 31 को ख़त्म हुआ है 21 में, तो वहाँ तक तो कोई कंपनसेशन आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये फोर्स मेजर क्लॉज में था और उसके बाद अगर डिले हो रहा है तो उसके लिए आपको जो है कंपनसेशन जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए आपको बिल्डर से बात करनी चाहिए कि फर्दर कितना डिले होने वाला है। यदि वो कन्विंसिंग लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप डेवलपर से बात करिए कि भाई ये जो हमारे आपके एग्रीमेंट में बातें लिखी गई हैं इसके हिसाब से आपको कंपनसेशन देना होगा। बिल्डर तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको लॉयर के साथ संपर्क करके इसमें आप महारेरा पे कंप्लेन भी कर सकते हैं आगे, अगर वो आपकी बातों को नहीं समझता है। कोशिश करें कि आप लोग ये बातें ग्रुप में रखें डेवलपर के सामने। एक चीज़ और, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब कोई भी डेवलपर महारेरा पे पोजीशन डेट डालता है, आप जितने भी प्री लॉन्च वाले प्रोजेक्ट पे जाते होंगे, मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ, जो लोग भी नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्री लॉन्च पे खरीद रहे हैं या फिर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है उस सिचुएशन में खरीद रहे हैं, तो जो महारेरा का डेट होता है, आप लोग देखिए जो इस समय प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनका महारेरा डेट 2026, 2027 इस तरीके से है। यानी कि कंस्ट्रक्शन में तो 3 से 3.5 साल लगते हैं मैक्सिमम, अगर कंफर्टेबली बिल्डर लगातार काम करता रहे और बरसात के समय में 1-1.5 महीने का गैप भी आ जाए साल में, तो भी 3 से 3.5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट में कितनी बिल्डिंग है और उसके लिए कितने रेरा लिए गए हैं और किस किस समय पे लिए गए हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए सिंगल रेरा पे ही पूरा प्रोजेक्ट है तो 3-3.5 साल लगेंगे। कोई ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कई बिल्डिंग्स बननी है, तो हर 6 महीने में, साल भर में नया नया रेरा लिया जा रहा है, तो पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 7 से 8 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जिस बिल्डिंग में आपने बुक किया है फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो वहां से 3-3.5 साल में कंप्लीट होता है। अब डेवलपर लेता है 5 से 6 साल का टाइम, महारेरा में देता है, तो वो 5 से 6 साल का टाइम आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप एक बफर टाइम लेके चलते हैं, डेवलपर एक बफर टाइम लेके चलता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे मटेरियल शॉर्टेज होता है, स्ट्राइक हो जाता है, पैंडेमिक जैसी सिचुएशन हो सकती है जैसे कोविड-19 था, तो इस स्थिति में हम आपको उस समय तक, दिए हुए समय तक दे दें पोजीशन। लेकिन जो ये इनको रेरा एक्सटेंशन मिला है ये इसके बफर टाइम के बाद भी मिला है। तो यहां पे एक चीज सामने निकल के आ रही है कि आप लोग जब भी डेवलपर का चयन करें तो उसके पास्ट लेगेसी को जरूर समझें कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं उसकी क्वालिटी क्या है, टाइमली डिलीवर इन्होंने किया है कि उसमें भी डिले किया है, अगर डिले किया है तो जो चीजें इन्होंने प्रॉमिस की थी क्या वो सब चीजें इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं या नहीं। तो ये चीजें समझने से आप उसके बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि जिसका पास्ट अच्छा है उसके फ्यूचर के अच्छे होने की संभावनाएं ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन अगर आप ब्लाइंड डिसीजन ले रहे हैं, जस्ट आप
बिल्डर के जो बहकावे में आ रहे हैं, जहाँ पे आपको रेट निगोशिएट करके दिया जा रहा है, या फिर आपको कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन लग रहा है, या फिर आपको कोई ऐसा फ्लैट मिल रहा है जो आपको लगता है कि आपके वास्तु के अकॉर्डिंग, लाइट वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग है, तो उन बातों पे मत जाइए। उसकी लेगेसी को भी जरूर चेक करिए, जो हम लोग लगातार कहते हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं आनी नहीं चाहिए अगर आप जेन्युइनली देखिए। पर महारेरा है और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो जाहिर सी बात है जब पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है तो उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन इस एक्सटेंशन लेने के बावजूद भी बहुत से ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने टाइमली पोजीशन भी दिया हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 2 से 3 साल का, 2.5 साल का बफर टाइम पहले ही लिया हुआ था। तो आगे चलते हैं। इस बात का ध्यान रखें, जो बाकी लोग भी देख रहे हैं, कि आप बिना लीगेसी चेक किए किसी डेवलपर के यहाँ अपना पैसा मत लगाइए। आपकी गाड़ी कमाई है। कोई भी आपको हेल्प लगता है तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप अपने प्रॉब्लम को हम तक पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अगला जो है सवाल है आदित्य बोभटे जी का, और इनका सवाल है, मूला रिवर इज वेरी क्लोज टू द ओरिजोंटे प्रोजेक्ट, वोंट इट अफेक्ट सिंस द लैंड विल बी डैम। देखिए आदित्य जी, यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुणे के अगर आप जियोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर जहाँ से भी रिवर जा रही है, तो उसके आसपास काफ़ी हार्ड रॉक है, और हार्ड रॉक में सीलन जैसी समस्याएं, सीपेज जैसी समस्याएं कम आती हैं, क्योंकि वहाँ से आपको एक तरीके से देखिए बरसात के समय ही होता है जब ये अपने पूरे मुहाने तक होती हैं पानी, यानी कि जो एक रिवर लाइन है तो वहाँ तक जो पानी चढ़ता है वो सिर्फ बरसात के 3-4 महीनों में ही चढ़ता है, और वहाँ से प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस है वो सफिशिएंट है। और अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो इन बातों का ध्यान भी रखा जाता है कि मान लीजिए किसी साल में अगर कुछ फ्लड की सिचुएशन बनती है तो उसके लिए वाटर प्रूफिंग करना, ये तमाम चीज़ें की भी जाती हैं। पर ये जरूर रहता है कि ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ जो बिल्कुल रिवर लाइन से लग के बन रहे हैं वहाँ समस्याएं आ सकती हैं अगर कभी फ्लड की सिचुएशन हुई। जैसे पूर्वांचल आप देख लीजिए, बिल्कुल रिवर लाइन के से लग के बना हुआ है। ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं लगती कि ओरिजेंटे के केस में है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे जरूर है, पर किसी नेचुरल क्लाइमेटी के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन डैम्प जैसी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप पिछले 2 सालों को उठा के देखें तो बारिश काफ़ी अच्छी हुई है, फ्लड की सिचुएशंस भी कई जगहों पे बनी है, पर ऐसी स्थितियों में आसपास के इन सारे इलाकों में कभी पानी का जल भराव नदी के थ्रू होने का कोई भी न्यूज़ नहीं आया है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि कई जगहों पे नाले, जो स्ट्रीम वाटर है, जो बरसात का पानी जाने के लिए नाले बनाए जाते हैं, उस पर प्रोजेक्ट बन चुके हैं, गुंठेवारी प्रोजेक्ट बन चुके हैं, कई लैंड ओनर्स ने उसे बंद कर दिया है, वहाँ से निकासी का रास्ता नहीं है पानी का, तो वहाँ पे भी जल भराव की सिचुएशन हुई है। लेकिन ऐसा नहीं देखने में आया है कि रिवर फ्लडेड होकर और बाकी जगहों पे इतना ज़्यादा फ्लड की सिचुएशन बने। खासकर पुणे जैसे शहर में ये चीज़ें देखने में कम आती हैं। आगे चलते हैं। मोनीश जौले जी हैं, इनका सवाल है, सर एक मिडिल क्लास इंसान जिसका 40 से 50 हज़ार सैलरी है, उन्होंने कहाँ खरीदना चाहिए? आपके वीडियोस बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लव टू लिसन टू यू। थैंक यू सो मच मोनीश जी। देखिए, अगर आपकी सैलरी 40-50 हज़ार रुपये है और आपको कहाँ लेना चाहिए, तो ये डिपेंड ये करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहली चीज़, क्या आपका 1 BHK से काम चल सकता है या फिर 2 BHK की ज़रूरत लगेगी? अगर 2 BHK की ज़रूरत लगेगी तो 2 BHK में भी कई वेरिएंट हैं। जैसे आप देखें आज के समय में 550-600 स्क्वायर फीट से लेके 850-900 स्क्वायर फीट तक के 2 BHK बनाए जा रहे हैं। ज़्यादा जो इन्वेंट्री है वो 600 से 750 स्क्वायर फीट जो टोटल कारपेट है, जिसमें आपका बैल्कनी, इनक्लोज बैल्कनी और जिसे आप टेरेस वगैरह कह लीजिए, ये सब कुछ मिला के इस रेंज में ज़्यादा फ्लैट लॉन्च किए जा रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग रेंज है, यानी कि जो 550, 600, 650 स्क्वायर फीट के 2 BHK हैं, अगर आप डेवलप्ड लोकेशन से लगा हुआ लोकेशन, जैसे आप वेस्ट की बात कर लीजिए तो आप बानेर, बालेवाड़ी, वाकड़ से लगा हुआ जो हिस्सा, चाहे आप पुनवले की बात कर लीजिए, आप ताथौड़े की बात कर लीजिए, आप रावेत की बात कर लीजिए, ऐसी सब जगहों पे आपको स्टार्टिंग जो रेंज है 2 BHK का, वहाँ पे भी देख लेना चाहिए। यहाँ पे यह भी बात देखने वाली होगी कि आपकी सेविंग कितनी, यानी कि आप डाउन पेमेंट कितना करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपकी सैलरी 50 हज़ार रुपये है तो मोटे मोटे तौर पे आपको लगभग, अगर कोई लोन की लायबिलिटी नहीं है पहले से, जैसे कोई पर्सनल लोन, कोई व्हीकल लोन नहीं है, तो आपको 30 लाख तक के आसपास का लोन मिल जाएगा अगर 20 साल के टेन्योर में आप जाते हैं। और 10 लाख रुपए अगर आपकी सेविंग है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये डिपेंड करता है जितने भी आप लोग लिसनर हैं, व्यूअर हैं, कि आप लोगों का सेविंग कितना है। अगर 5 लाख है तो आप 35 लाख तक की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। 10 लाख की सेविंग है तो आप जो है 40 लाख तक की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आप अपने लोन एलिजिबिलिटी टेस्ट को देख लीजिए, किसी भी जानकार से बात कर लीजिए, भाई 50 हज़ार की सैलरी तो मोटा मोटा 30 लाख के आसपास आपको लोन मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 40 हज़ार है तो लगभग 24 से 25 लाख रुपए आपको लोन मिलने वाले हैं। तो ये एक चीज़ केवल आप
वर्बली पहले डिस्कस कर लीजिए। आप अप्लाई मत करिए लोन के लिए, क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो जिस डेट को सैंक्शन लेटर आपको मिलेगा वहाँ से 3 महीने के अंदर आपको प्रॉपर्टी फाइनल करके डिसबर्समेंट भी कराना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने वो सैंक्शनिंग लेटर ले लिया और उसके चक्कर में आपको जबरदस्ती प्रॉपर्टी फाइनल करना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे ही आप पाई जोड़ के पैसा बना रहे हैं और उसके साथ अगर कोई टाइम लिमिट फिक्स हो जाती है तो आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर करिए कि जैसे आपको पता चलेगा कि भाई 50,000 सैलरी है तो 30 लाख का लोन हो रहा है, 40,000 की सैलरी है तो 24 से 25 लाख का लोन हो रहा है। आपके ओन पॉकेट से डाउन पेमेंट कितना जाने वाला है उसे जोड़ लीजिए। जो भी आपका 35, 40, 45 लाख का बजट बन रहा है उसके हिसाब से आपको जो डेवलप्ड लोकेशन उससे लगे हुए लोकेशन में स्टार्टिंग रेंज ऑफ 2 BHK देख सकते हैं, या फिर अगर आपका 1 BHK से काम चल सकता है और आपको लगता है कि ठीक है 1 BHK अभी चलेगा 4-5 साल 6 साल और बाद में हम इसे स्विच करके 2 BHK में जाएंगे, लेकिन हम लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो आप डेवलप लोकेशन में भी 40-45 लाख का अच्छा खासा 1 BHK आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप अपने रिक्वायरमेंट को जॉट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, आपस में फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी देखने निकलिए कि हाँ अब ये थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया कि मुझे 1 BHK चाहिए या फिर मुझे 2 BHK चाहिए। अब उसी के हिसाब से हम लोकेशन में जाएंगे और प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसमें जहाँ कहीं भी आपको हमारी मदद लगे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं, रवीश उपाध्याय जी हैं, इनका सवाल है, थैंक यू टीम फॉर डिटेल्स, यू गाइज एक्सप्लेन एंड सजेस्ट प्रॉपर्टी नोइंग कस्टमर विद ऑनेस्ट ओपिनियन, आई बॉट माई फर्स्ट होम विद हेल्प ऑफ योर टीम। थैंक यू सो मच रवीश जी, आपके अप्रिसिएशन के लिए, आपके मोटिवेशनल वर्ड्स के लिए। आगे आपने लिखा है, आई हैव वन क्वेश्चन ऑन पेमेंट्स, वी हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एवरी पेमेंट गोइंग टू बिल्डर, माई क्वेश्चन इज एज मनी इज गोइंग टू बिल्डर वाई वी हैव टू पे दैट टैक्स एंड वाई नॉट बिल्डर। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, जो टैक्स की सिचुएशन आपके साथ आ रही है तो एक बार हमें आप व्हाट्सएप पे भी बता दीजिए किस तरह का टैक्स आपसे लिया जा रहा है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 2 ही टैक्स ऐसे होते हैं जो प्रो रेटा बेसिस पे लिए जा सकते हैं। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 50 लाख के ऊपर है तो TDS आपको जो है हर पेमेंट पे कट करके देना होता है 1%। तो अगर आपका एग्रीमेंट कॉस्ट 50 लाख के ऊपर है तो हर पेमेंट, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का पेमेंट किया तो उसका 1% आपका TDS भी आपको भरना पड़ता है। तो कई बार डेवलपर इसे आपसे ही भरवाते हैं और बाद में जो है जो फाइनल डिसबर्समेंट आपका होना है, जो डेवलपर को आप पैसा देंगे उसमें सेटलमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कॉस्ट 55 लाख रुपए है तो उस पर 55,000 रुपये आपका 1% बना, तो 55,000 रुपये का जो आपका कॉस्ट आ रहा है वो आपसे पार्ट वाइज लिया जाएगा जब जब आपसे पेमेंट रिलीज हुआ है डेवलपर की तरफ। और फिर उस मान लीजिए 55,000 जो आपने पूरा पे कर दिया तो फाइनल जो डिसबर्समेंट होना है 2 लाख का, उसमें से 55,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और आपको फाइनली 1,45,000 रुपये ही डेवलपर को देने होंगे। यानी कि ये आपके पैकेज का ही हिस्सा है, आप इसे एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है GST की बात हो। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, आपके जितने भी सर्विस टैक्स होते हैं इसे हमेशा जो है प्रो रेटा बेसिस पे लिया जाता है। यानी कि जिस फ्लोर का काम हो रहा है, क्योंकि आपके पेमेंट क्या होते हैं, CLP होते हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान, चाहे अपने पॉकेट से आप दे रहे हो या फिर बैंक को इन्वॉल्व करके वहां से आप डिसबर्समेंट करा रहे हो। हर एक स्थिति में जितना पैसा आप डेवलपर को रिलीज कर रहे हैं, डिसबर्स कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उतने ही पैसे का GST आपको हर बार पे करना है। आज के समय पे 1% और 5% की GST का स्लैब है। तो नए प्रोजेक्ट में जिसका भी सैंक्शनिंग 1 अप्रैल 2019 के बाद आया है उसमें अगर आपने प्रॉपर्टी ली हुई है, देखिए मैं ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपके सवाल के माध्यम से आपका भी जवाब मिल जाए और ऐसे और भी लोग होंगे जिनको ये शायद दुविधा हो, तो मैं एक जनरल इस पे आंसर दे रहा हूँ जिससे ये सारी चीज़ें सब पे सटीक बैठ जाएं। तो जिनकी भी सैंक्शनिंग 1 अप्रैल 2019 के बाद आई हुई है तो ऐसी स्थिति में 1 या 5% ही आपका जो है GST लग रहा है। 1% यानी कि अफोर्डेबल सेगमेंट जिनका कॉस्ट 45 लाख के अंदर है और अगर वो कॉर्पोरेशन में है तो 650 स्क्वायर फीट का फ्लैट होना चाहिए, अगर वो PMRDA में है तो 900 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए, तो वहाँ पे 1% लगेगा। अगर इससे कोई भी क्राइटेरिया क्रॉस हो रहा है, 45 लाख के ऊपर अगर एग्रीमेंट बन रहा है या फिर उसमें जो आपका एरिया है 600 650 के ऊपर है या फिर PMRDA में 900 स्क्वायर फीट के ऊपर है, तो वहाँ पे आपका 5% GST जाने वाला है। ये दोनों स्लैब होते हैं। GST भी प्रो रेटा बेसिस पे होता है, यानी कि जितना स्लैब उनका काम हुआ, जितना कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे आपसे पेमेंट मांग रहे हैं उतने का GST आपको बार बार देना पड़ता है। पर ये बात मान के चलिए कि अगर आपके प्रॉपर्टी की टोटल कॉस्ट 60 लाख रुपए है तो ये दोनों स्थितियों में ये दोनों टैक्स यानी कि TDS और GST उस 60 लाख का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आपको 60 लाख के ऊपर पैसा देना होगा। तो आप ये डेवलपर से भी बात कर सकते हैं, भाई ये बार बार जो आप मुझसे चार्ज कर रहे हैं इसे देना, समझना, कैलकुलेट करना ये हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक हो रहा है, आप एक बार में ही ले लीजिए या फिर आप इसको भरते जाइए, लास्ट में हमसे ले लीजिए।
ऐसी दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। कई बार जब बैंक को आप इन्वॉल्व करते हैं, जीएसटी मत पे करिए, एक बार में वो पूरा जीएसटी का पैसा आप डिसबर्समेंट के जरिए भी ले सकते हैं। तो इससे आप जो है एक मध्यस्थता डेवलपर के साथ स्थापित कर सकते हैं, पर इसमें आपको ये डरने की जरूरत नहीं कि आपके जेब से पैसा बार बार जा रहा है तो ये कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी आपके मन में कुछ है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पे बता दीजिए, स्पेसिफिक आपसे बात करके इसका सोल्यूशन भी दे देंगे। पर आपके सवाल के माध्यम से और भी लोगों को शायद जवाब मिल गया होगा। निखिल जांजड़ जी हैं, इनका सवाल है, सर यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, माय क्वेश्चन इज हाउ कंफर्टेबल स्टैक पार्किंग और पजल पार्किंग सिस्टम इज बिकॉज आई एम सीइंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइडिंग पजल पार्किंग। देखिए निखिल जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और आपने थोड़ा अलग तरीके से स्टैक पार्किंग में एक नया जो वर्ड जोड़ा है पजल पार्किंग, जो काफ़ी लोग यहाँ पे नहीं समझते होंगे कि पजल पार्किंग क्या है। देखिए स्टैक पार्किंग तो आप सभी ने सुना होगा, जिसे आप हाइड्रोलिक पार्किंग भी कहते हैं, कि आपने एक कार पार्क कर दिया, उसे हाइड्रोलिक के माध्यम से ऊपर उठा दिया जाता है, नीचे एक और कार के लिए स्पेस क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर एक कार खड़ी हो सकती है। लेकिन स्टैक पार्किंग में प्रॉब्लम यह है कि हमेशा जब तक नीचे वाली कार को बाहर नहीं निकाला जाएगा, ऊपर की कार को नीचे नहीं लाया जा सकता। पर पजल पार्किंग में ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्थितियों में जो है ये मूव कर सकता है। मान लीजिए आपने कोई कार पार्क किया तो उसे वर्टिकल भी उठाया जा सकता है और फिर हॉरिजॉन्टल उसे मूव किया जा सकता है। तो हो सकता है आपने कार पार्क किया, उसे वर्टिकली उठा दिया गया और फिर उसे मूव कर दिया गया किसी भी जगह पे, और जब आपको ये कार चाहिए तो इसे रोटेट करके फिर हॉरिजॉन्टली नीचे लाया जा सकता है, यानी कि नीचे की कार को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है पजल कार पार्किंग के सिचुएशन में। तो ये चीज़ देखिए, जिस तरीके से FSI इंक्रीज हो रहा है, लगातार पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, गवर्नमेंट लगातार हर एक लोकेशन में FSI इंक्रीज कर रहे हैं। FSI क्या होता है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, नॉर्थ में इसे फार के नाम से जाना जाता है, फ्लोर एरिया रेशियो, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंड पे कितना ज़्यादा उसका कंस्ट्रक्शन का रेशियो हो सकता है, 1:2 का, 1:3 का, 1:4 का, उसके आधार पे आपका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसमें बहुत सारे FSI फ्री भी रहते हैं, कई बार माढ़ा भी बनाया जाता है, उसका भी आपको एडिशनल FSI मिलता है, तमाम चीज़ें रहती हैं। पर आप मोटे तौर पे ये मान के चलिए, अब धीरे धीरे हम उस दौर में जा रहे हैं जहाँ पे आपको हाई राइजेज बिल्कुल एक न्यू नॉर्म हो जाएगा कि लगातार आपको हाई राइजेस दिखेंगे। 30-40 माले का फ्लैट बिल्डिंग होना कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं होगी, क्योंकि पहले हर एक लोकेशन में 30 माले की बिल्डिंग होती थी तो काफ़ी एक तरीके से हाई राइज माना जाता था। पर अब ये पैमाना नहीं रह जाएगा, 40-50 फ्लोर तक के फ्लैट भी आपको अब पुणे में, बिल्डिंगें जो है आपको पुणे में देखने को मिलेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके हाइट बढ़ रही हैं तो आप कितना पार्किंग लेवल बढ़ाएंगे? अभी आप मुंबई जैसे सिचुएशन में आए नहीं हैं जहाँ आप 10 से 20-20 फ्लोर तक का पार्किंग होता है। ऐसी चीज़ें नहीं दे के स्टैक पार्किंग, पजल पार्किंग और इस तरीके से शेयरिंग पार्किंग के माध्यम से इन सबको एकोमोडेट किया जाएगा। तो उसी का एक हिस्सा है। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप आने वाले समय में खरीदेंगे तो ये कोई बहुत नया टर्म होगा, आप सभी के लिए बहुत साधारण सी बात होगी। तो आप खुद अपना एक पर्सनल कन्वीनियंस देख लें, क्या आपके लिए हर दिन इस तरीके से पार्क करना आसान है या नहीं है। अगर आपको समस्या लग रहा है तो आप पहले ही बात कर लीजिए या फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट पे बुकिंग कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आज के समय पे हर जगह ही पजल पार्किंग और स्टैक पार्किंग दी जा रही हो, जहाँ पे आपको मैंडेटरी हो कि इसी तरह का पार्किंग लेना है। तो आप उसी हिसाब से प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आपको आसान लगता है तो आप यहाँ पे भी ऐसी जगहों पे भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जहाँ पे स्टैक या फिर पजल पार्किंग दी जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि डेवलपर पहले इसे डिस्क्लोज कर दे कि वो किस तरह का पार्किंग आपको देने जा रहा है। अंत के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो है आपके साथ कुछ ऐसा ब्लफ कर रहा हो कि पहले कुछ और बताएगा और आज कुछ और दिया जा रहा हो, जैसा कि गोदरेज के 24 प्रॉपर्टी में प्रोजेक्ट में हुआ है, जो कि हिंजौड़ी में है। तमाम समस्याएं हमारे पास आई हुई थी, उसका जवाब भी हमने सवाल जवाब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जीशान आरिफ जी हैं, इनका सवाल है, इज देयर एनी प्लान ऑफ मेट्रो एक्सटेंशन टू हड़पसर और पुणे साउथ एरिया? देखिए, अगर आप DPR की बात करेंगे तो बिल्कुल मेट्रो के एक्सटेंशन की बात की जा रही है, लेकिन अभी उस पर कोई सैंक्शनिंग नहीं आई है जिसका कुछ ग्राउंड लेवल हो और हम लोग आप तक वो खबरें पहुंचा पाएँ। एक चीज़ मान के चलिए, अभी देखिए 2 लाइनों पे काम चल रहा है। तीसरा लाइन जो हिंजौड़ी से बनना है उस पर भी जो है एक तरीके से सुबगाहट तेज है और जल्दी उस पर काम में तेज़ी आ सकती है। पैंडेमिक की वजह से चीज़ें काफ़ी डिले हो गई हैं। अदरवाइज अभी तक पुणेकर्स जो है मेट्रो का सफ़र कर पाते, पर यह है कि जिस तरीके से सफ़र स्टार्ट होगा फिर उसे भी गेज करेंगे, इसका प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से आ रहा है, और उसके बाद नए नए रूट पे काम चालू किया जाएगा। पर ये लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि अभी हमने आपको एक्सटेंशन के लिए एक वीडियो बनाया हुआ था, उसे आप आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं। एक उस पर डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है। हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप पहले वो डिटेल वीडियो देख लीजिए। तो उसमें जो अभी नए एक्सटेंशन आए हैं, पहले तो वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद लगातार आपको नए नए एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। संगमेश पाटिल जी हैं, इनका सवाल है, वेयर कैन आई डाउनलोड एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड क्लॉजेज ऑफ कंप्लीट महारेरा फॉर कस्टमर्स PDF? देखिए संगमेश जी, आपके
सवाल का जवाब देने के लिए, एकदम आसान करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दिया है। जस्ट आप प्रेस करिए, आपके सामने पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट चाहे आपको महारेरा एक्ट पढ़ना है या और भी बाकी बारीकियों को पढ़ना है, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, आसानी से पढ़ लीजिए। और मुझे लगता है आपके माध्यम से बाकी लोगों तक भी ये चीज़ पहुँच जाएगी। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लीजिए। कोई और फिर भी समस्या है तो वहाँ पर हमने एक लिंक दिया हुआ है क्वेरी फॉर्म के रूप में, तो उस लिंक पे भी जाके आप अपनी समस्या हम तक डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। आगे चलते हैं। मानव विष्ट जी हैं और बिष्ट जी का सवाल है, अप्रिशिएट योर एफर्ट, प्लीज मेक वीडियो ऑन लैंड माफिया, लैंड फ्रॉड इन डिटेल। थैंक यू सो मच मानव जी, आपने हमारे कार्य को अप्रिशिएट किया। देखिए, जहाँ बात आती है लैंड माफिया, फ्रॉड, ये वो, देखिए हर जगह ये पैरेलल चीज़ें चलती रहती हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए कि जहाँ पे भी कुछ सही काम हो रहा है उसके लिए गलत काम भी हो रहा है। तो ये चीज़ मान के चलिए कि जो गलत कर रहा है वही गलत है, ऐसा नहीं है। वो तो गलत ही है क्योंकि वो गलत कर रहा है, पर हम लोग जो एक बायर हैं, हमारी सबसे पहली सूझबूझ होनी चाहिए कि हम किस तरह की चीज़ खरीद रहे हैं, उसको थोड़ा समय दें, उसके बारे में पूरी जानकारी लें, लॉयर से सलाह लें। जो जैसे हम लोग मार्केट का सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों से आप बात करें, ऐसे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों से बात करके पहले आप समझने की कोशिश करिए ये चीज़ है क्या। अब जैसे हमारे पास तमाम जो है सवाल आते हैं कि भाई अभी रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन में, इस लोकेशन। भाई रजिस्ट्रेशन चालू है, पर जो गैर कानूनी चीज़ें हैं, अगर टुकड़ाबंदी कायदा है, यानी कि जहाँ पे टुकड़े में आप नहीं कर सकते हैं, आप जो है फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, उसके पार्ट को नहीं बेच सकते किसी लैंड को, तो अगर आप उस पार्ट को बेचने जा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो बंद पड़ा है। अब कब चालू होगा, तो रजिस्ट्रेशन तो चालू है। अगर वो आपका मान लीजिए कोई 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और उसका 2000 स्क्वायर फीट का ही 7/12 है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका आपका डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा, सेल डीड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई लैंड पार्सल 1 एकड़ का और उसमें से आप 2 गुंठा ले रहे हैं, 4 गुंठा ले रहे हैं, 1 गुंठा ले रहे हैं, तो वो चीज़ टुकड़ाबंदी कायदा के अंतर्गत आ रहा है, तो उसका डॉक्यूमेंट नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे आप ये कह रहे हैं कि फ्रॉड, बिल्डर, लैंड माफिया, तो जब भी आप खरीदने जा रहे हैं तो उसको देखिए क्या है। क्या वो आपको पावर ऑफ अटर्नी पे बेच रहा है, क्या आपको सेतीना विकास जोन का लैंड बेच रहा है, क्या आपको कोई ऐसा प्रॉपर्टी बेच रहा है जिसका महारेरा नहीं है। जैसे ही आप देखें कि इसका महारेरा नहीं है तो उसको तुरंत डेप्थ में जाने की कोशिश करिए, भाई ये क्या है, कैसे है, क्योंकि बिक तो चारों तरफ रहे हैं बिना महारेरा के प्रोजेक्ट भी, पर महारेरा क्या एक्शन ले रही है, महारेरा जिसको सैंक्शनिंग दी है उस पर ही एक्शन नहीं ले पा रही है, और वो नए टास्क फोर्स को बनाए जाने की बात की जा रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जिनको अप्रूव कर रहे हैं उनके यहाँ भी प्रॉब्लम आने पे उस चीज़ को टाइमली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यानी यहाँ से एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि ये हमारे बायर की जिम्मेवारी है कि जहाँ भी अपना पैसा, अपने गाड़ी कमाई का पैसा डालने जा रहे हैं, हम पहले अपने विवेक से उसे समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही अपने पैसे को जेब से निकालें। देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो प्रॉपर्टी खरीदना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप कभी भी 1 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें करके खत्म कर सकते हैं एग्रीमेंट तक। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं क्या वो आपके अकॉर्डिंग है, क्या आपको वहाँ पे उतना प्रॉफिट मिलेगा, क्या आप वहाँ रहना पसंद करेंगे, क्या आपको वो प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा या डिले होगा, या क्वालिटी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले इस बात को जरूर समझिए, इस पर डिस्कस करिए, 4 लोगों से बातें करिए, वहाँ पे सर्वे करिए। जब आपके पास उसके बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ जाए तभी आप अपने पैसे को जेब से निकालिए, तभी कोई टोकन दीजिए, तभी कोई बुकिंग अमाउंट दीजिए, उसके पहले कुछ मत दीजिए। और ये चीज़ें आप लोगों को भी बताएं। जरूरी नहीं कि वीडियो आप शेयर करके ही बताएं, शेयर करना आसान है कि आप लोगों तक ये जानकारियां पहुंचा सकते हैं, पर आप अपने खुद से भी बताएं। आपका कोई दोस्त लेने जा रहा है, कोई फैमिली मेंबर ले रहा है, कोई रिलेटिव लेने जा रहा है, तो आप उनसे बताइए कि इस तरीके से आप अपनी जेब से पैसा मत निकालो, आपको झांसा दिया जाएगा, 15,000 का टोकन ले लो, 21,000 का भाई क्यों लिया यार आपसे टोकन, क्योंकि आपको भीड़ में बुलाने की बात हो रही है। वहाँ पे एक साथ 50 लोग, 100 लोगों को बुलाया जाएगा, लोगों को लगे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसीलिए तो भीड़ हुई है। लेकिन आपको नहीं पता, जैसे आप 21,000 रुपये, 50,000 रुपये दे के वहाँ पहुँचे, वैसे बाकी लोगों ने भी वहाँ पर टोकन दिया, उसके बाद आप पहुँचे हैं। हो सकता है कि जो आपको चाहिए वो ना लेके कुछ और आप ले लें, क्योंकि वहाँ पे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं शॉर्ट टर्म में चीज़ों को लेके। इसलिए हमेशा पहले जानकारी लीजिए, समझिए, उसके बाद ही अपने पैसे को जेब से निकालिए। कितने भी फ्रॉड डेवलपर होने दीजिए, कितना भी फ्रॉड प्रॉपर्टी होने दीजिए, कोई भी लैंड माफिया होने दीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी माफिया होने दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप हर चीज़ के जड़ तक जाके उसको समझ के फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है महेंद्र सबकल जी का। हो सकता है आपका जो सरनेम है उसे हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, पर जो हमारे सामने दिखा मैं वो प्रोनाउंस कर रहा हूँ। व्हेन स्टार्ट फ्लैट रजिस्ट्रेशन इन केशवनगर मांजरी रोड प्रॉपर्टी। देखिए, इसी के बारे में हमने अभी आपको जानकारी दी, जो भाई साहब ने, महेंद्र जी ने सवाल किया हुआ कि यहाँ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन केशवनगर मांजरी रोड पर कब शुरू होगा, जेड कॉर्नर ब्रैकेट में इन्होंने लिखा हुआ। देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है महेंद्र जी, पर वो अगर लीगल नहीं है,
अगर उसका महारेरा नहीं है, अगर वो सेती नाविकास जोन में है, अगर वो टुकड़ाबंदी कायदा के अंतर्गत आ रहा है, तो फिर कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसी जगहों पे आप अपने पैसे को मत डालिए। आप उसका पावर ऑफ अटॉर्नी करके रखेंगे, बाद में आपका इस तरीके से 7/12 पे नाम आ जाएगा, ये वो, बाद में क्या होगा उसके चक्कर में मत पड़िए। अभी जो हो रहा है उस पर जाइए, क्योंकि पैसा तो आप आज ही दे रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि अगर वो ऐसा कह रहा हो भाई 50% पेमेंट दो और 50% तब देना जब आपका 7/12 होगा, जब रजिस्ट्रेशन होगा, तब तो ठीक है कि आप एक आज की डेट में आज के रेट पे प्रॉपर्टी आप बुक कर रहे हो और पैसा फ्यूचर में दोगे। लेकिन अगर आप पूरा पैसा दे रहे हैं और ये चीज़ नहीं हो रही है, तो वहाँ पे मत जाइए, भले आपको प्रॉफिट दिख रहा हो, क्योंकि 10 रुपये के प्रॉफिट के चक्कर में आप अपना 10 रुपये मत गंवाइए। आगे चलते हैं। अक्षय निकम जी हैं, इनका सवाल है, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर, माय क्वेश्चन, अगर बिल्डर से लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मिलने में डिले होता है, तो उस केस में पेमेंट डिलेड होने पर उस पर इंटरेस्ट लेना सही है क्या? बिकॉज बिल्डर इज आस्किंग डिमांड विद इन 15 days आफ्टर एग्रीमेंट एंड टेकिंग 7-8 days टू प्रोवाइड एनओसी एंड मास्टर फाइल। देखिए अक्षय जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ऐसी स्थितियां कई बार रेज होती हैं और ये एग्रीमेंट में आपके मेंशन भी किया जाता है, अगर आप जो है टाइम पे डिमांड नहीं देते हैं, डिसबर्समेंट नहीं देते हैं, अपने पॉकेट से पैसे नहीं देते हैं, तो आपसे सो एंड सो अमाउंट जो है इंटरेस्ट का चार्ज किया जाएगा। जब डेवलपर ही डिले कर रहा है तो आप डेवलपर से बात करिए। अगर आपसे वो इंटरेस्ट मांग रहा हो तो केवल आप पढ़ के ये मत सोचिए कि उससे अब वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज ही कर लेगा। अगर डेवलपर कह रहा है कि आपका इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि आपने डिले किया, तो आप उससे ये बात करिए कि ठीक है, उस पर तो फॉर्मल जो है चीज़ें लिख दी हैं आपने। जिस तरीके से अभी पैंडेमिक की सिचुएशन में जो आपने एग्रीमेंट में पोजीशन डेट लिख के दिया था, क्या आपने दिया? आपने ही क्यों, मतलब उसी डेवलपर से नहीं, क्या सारे डेवलपर ने दिया उस टाइम पे? नहीं दिया ना, क्योंकि फोर्स मेजर क्लॉज आ गया, पैंडेमिक आ गया, उससे डिले करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ही 15 दिन का टाइम दे रहे हो, 7-8 दिन आप ही ले रहे हो, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे लगा रहे हो आप? क्योंकि अगला डॉक्यूमेंटेशन में, साइनिंग में और फिर उससे डिसबर्समेंट लेने में समय तो लगेगा, 2-4-10 दिन 20 दिन आगे पीछे होगा। तो उस पर बात करिए, क्योंकि आपकी तरफ से भी ये डिले हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि हमें भी आपको आपके बारे में कंप्लेंट करने महारेरा में जाना पड़े, या हमें एक ग्रुप बनाना पड़े लोगों का कि एक साथ हम इस चीज़ों पे एक्शन लें। तो इस तरीके से पहले सॉफ्टली उससे बात करिए, उसे कन्विंस करिए। अगर कन्विंस नहीं हो रहा है तो ये दूसरे स्टेप की तरफ बढ़िए, यानी कि हम ग्रुपिंग करके फिर उस पर अलग तरीके से बात करना चाहें। क्योंकि अगर आप डिले आपकी तरफ से हो रहा है थोड़ा सा, तो आपको इस पर ध्यान देना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं डिसबर्समेंट करने में, पेमेंट करने में 4-5 महीने का डिले कर रहा हूँ। अगर हाँ 4-5 महीने का डिले हो रहा है और आपकी तरफ से कुछ ऐसी डिले हो रही है, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो इंटरेस्ट चार्ज करना भी जायज़ है और आपकी तरफ से देना भी जायज़ है। लेकिन अगर थोड़े समय की बात है, 10-15-20 दिन की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर डेवलपर चार्ज करते हैं। कुछ एक डेवलपर हैं जो ये चार्जेस लगाते हैं, इंटरेस्ट उस पर चार्ज करते हैं। ऐसे लोगों से आपको खुल के बात करनी चाहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 1-to-1 बात करिए और ऐसे इंसान से बात करिए जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप नीचे के लेवल पे बात करेंगे, वो एक कुशनिंग इफेक्ट प्ले करेगा। वहाँ से बात करें, नहीं सर बॉस नहीं मांग रहे हैं ऐसा वैसा, आप सीधे बोलिए भाई बॉस से ही मीटिंग कराइए, उनसे ही बात कर लेते हैं, डायरेक्टर से मिलिए, MD से मिलिए, ओनर से मिलिए और वहाँ पर बात करके इन चीज़ों को सुलझाइए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ज़्यादातर केस में 90% केस में डेवलपर इसके लिए राजी भी हो जाता है। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लगातार कोविड के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, मास्क लगाइए, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए और हमें आशीष प्रदान करते रहिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।